आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो अकाउंट्स का टर्म 2 का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका सेट 4 देखने जा रहे हैं। सेट 4 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। फिर से हम आपको रिपीट कर दें जैसे सेट 1, 2, 3 में हुआ है कि पहला जो फर्स्ट 3 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 पूछा जाता है 1 से 7 तक, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, लेकिन 1 से 7 में से केवल 5 का आंसर करना है। कोई भी 5 का आंसर आप कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 से लेकर 14 तक पूछता है, ये भी 7 क्वेश्चन हुआ जिसमें से केवल 5 का आंसर आपको करना है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 15 से 19 तक पूछेगा, केवल टोटल 19 क्वेश्चन रहेगा। 15 से 19 तक जो पूछेगा उसमें केवल 3 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो हम लोग 3 मोड में बनाते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या क्या दिया हुआ? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग आंसर करते हैं। बोल क्या रहा है कि लिस्ट 2 आइटम्स टू बी प्रेजेंटेड अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। दीर्घकालीन ऋण शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली 2 मदों को लिखिए। 2 आइटम को लिखना है जिसको लॉन्ग टर्म लोन में प्रेजेंट करते हैं। तो पहला आइटम होता है डिवेंचर, पहला आइटम हो गया डिवेंचर ऋण पत्र, और दूसरा आइटम होता है मॉर्गेज लोन बोल सकते हैं, बॉन्ड बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। मॉर्गेज लोन, इसको बंधक ऋण बोलते हैं, बंधक ऋण, और इसका मतलब होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र 2 ऐसे आइटम है जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाते हैं। दूसरा बोलता है व्हाट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट को 2 साल का डेटा हमारे पास दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसको तो हम लोग समझा दें तो आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या? ऐसा बैलेंस शीट जिसमें किसी बिजनेस के 2 सालों का एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि प्रीवियस ईयर की तुलना में इस साल का मेरा एसेट बढ़ा या घटा, पिछले साल की तुलना में इस साल का मेरा लायबिलिटी बढ़ा या घटा, और या पिछले साल की तुलना में इस साल का मेरा कैपिटल बढ़ा या घटा। इसको जानने के लिए हम लोग कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कॉम्परेटिव बैलेंस शीट 2 सालों के एनालिसिस के 2 सालों का एनालिसिस हम लोग करते हैं, जिसके अंदर एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कोई दिक्कत है? तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ एसेट, आप बोल सकते हो एनालिसिस ऑफ, अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ 2 कंपनी। दो कंपनी के वित्तीय विवरण बोल सकते हैं या वित्तीय स्थिति बोल सकते हैं, की तुलना करने के लिए ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन है कि वित्तीय या तुलनात्मक चिट्ठा विश्लेषण तैयार किया जाता है, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख देते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण चिट्ठा तैयार किया जाता है। यानी कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट 2 साल का डेटा हमारे पास जो दिया रहेगा एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का, इसको कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हम लोग बनाते हैं कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि 2 सालों के डेटा के ऊपर मेरे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इस पर क्या असर पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में एसेट मेरा क्या हो रहा है, पिछले साल की तुलना में मेरा कैपिटल पर क्या असर पड़ रहा है, और पिछले साल की तुलना में मेरा लायबिलिटी पर क्या असर पड़ रहा है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है एक कंपनी का एसेट 4 लाख से बढ़ के 5 लाख हो गया तो कितना % चेंज हो रहा है। एक कंपनी का एसेट 4 लाख से बढ़ के 5% हो गया तो परसेंटेज चेंज निकालना है, कितना %। तो परसेंटेज चेंज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा होता है चेंज बाई बेस इंटू 100। तो बताइए 4 लाख से 5 लाख हो गया तो 1 लाख चेंज हो रहा है। बाई बेस मतलब शुरुआत में कितना था, 4 लाख, इंटू 100 कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना % चेंज हो रहा है। तो सारा जीरो कटेगा, ये 25% चेंज हो रहा है।
कितना परसेंट चेंज हो रहा है? 25% चेंज हो रहा है आपका। तो ये का आंसर यहाँ से भी निकल गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। डेप्ट, देखो नाम ही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या होगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, नाम में ही लिखा है डेप्ट बाई इक्विटी। आपको समझाने नहीं बोल रहा, सिर्फ सूत्र लिखने बोल रहा है। तो नाम ही है डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट बाई इक्विटी। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। प्रॉब्लम नंबर 5, चलिए 5 का आंसर करते हैं। क्या दिया हुआ है? बोलता है विक्रय के आधार पर किसी व्यवसाय की लाभप्रदता ज्ञात करने की 2 अनुपातों का सेल्स के बेस पर कौन कौन से रेशियोज निकाले जाते हैं किसी बिजनेस का प्रॉफिट जानने के लिए। किसी बिजनेस का प्रॉफिट जानने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सेल्स के आधार पर कौन कौन से रेशियो निकाले जाते हैं। तो आप लोग जितना देखे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, सारा का सारा यहाँ लिख देना। पहला रेशियो कौन सा होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बताओ फॉर्मूला इसका क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल होता है ना। और दूसरा कौन सा रेशियो निकालते हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो। सिर्फ रेशियो का नाम लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए पढ़िए। 6 में क्या लिखा है? लिस्ट एनी 2 आइटम्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 2 आइटम बताइए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। तो पहला क्या जा सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बताइए। एसेट बढ़ेगा जाएगा ना, या इसको हम लिख सकते हैं कैश सेल्स, नगद माल बेचेंगे तो जाएगा। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? पेमेंट ऑफ डेटर, पेमेंट ऑफ डेटर। ये 2 आइटम ऐसे हैं, बहुत सारे आइटम हैं जो कि इसमें जाते हैं। तो 2 आइटम ऐसे हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो ये 2 आइटम ऐसे हैं जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल होता है। 7 हम लोग लास्ट देख रहे हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा? पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो डिविडेंड पेड को कहाँ पे लिखते हैं? तो वैसे 2 जगह पे लिखा जाता है। डिविडेंड पेड को 2 जगह पे लिखा जाता है, एक ऑपरेटिंग में लिखा जाता है, एक फाइनेंसिंग में लिखा जाता है। तो हम यहाँ दोनों लिख देते हैं। पहला कहाँ पे आता है? फर्स्ट हम लोग फाइनेंसिंग ही लिखेंगे। रियल में अगर देखा ना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन हम लोग ऑपरेटिंग में भी लिखते हैं, तो और करके लिख देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोनों में से ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड दोनों जगह पे जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन कौन है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में तब जाएगा जब एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, यानी जो आइटम एडजस्टमेंट में दिया रहेगा उसको 2 जगह पे दिखाते हैं, तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। 2 जगह पे अगर रहेगा तो ऑपरेटिंग में लिखेंगे, नहीं तो हमेशा क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड का जब भी दिखेगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये तो वेरी शॉर्ट आंसर था, देखने से भी लग रहा है बहुत छोटा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सही से प्रैक्टिस किया जाए ना तो बहुत आसान पड़ेगा आप लोगों के लिए। सारे के सारे सेट का पूरा प्रैक्टिस कर लिया जाए तो आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत ही आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन बनाना, क्योंकि आपको एक रफ आइडिया मिल जा रहा है कि कौन से चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो आपको पूरा करना चाहिए। सारे बच्चे अगर ठीक से देखें और ध्यान देके बनाएं तो सारा सेट कंप्लीट कीजिए। अकाउंट्स का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का, ईटीपी का, सारे सेट का सोल्यूशन है। न्यूमेरिकल का हम बोर्ड पे सोल्यूशन करा दे रहे, और जितने थ्योरी वाले होंगे उनका यूट्यूब लाइव सोल्यूशन करा देंगे। उसके लिए आप लोग को जानकारी दे दिया जाएगा सबको। चलते हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ फर्स्ट में? 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है अंडर व्हाट हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बोलता है ये कुछ आइटम दिया हुआ है, इसको बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट में कौन से हेड में दिखाते हैं? हेड पूछ रहा है। तो चलिए फर्स्ट आइटम क्या है बताइए। ट्रेड रिसीवेबल को कौन से हेड में दिखाते हैं? हेड पूछ रहा है, हेड कौन सा है? ये आइटम हो गया और ये हेड हो गए। कौन से हेड में दिखाएंगे? करेंट एसेट, CA। कौन सा हेड में दिखेगा? CA, करेंट एसेट हेड में दिखेगा। दूसरा बोलता है गुडविल। गुडविल कौन सा एसेट में दिखेगा? अगर दिक्कत है आपको CA नहीं समझ में आ रहा तो पूरा लिख लीजिएगा। करेंट, अच्छा गुडविल किस में दिखेगा? नॉन करेंट एसेट में दिखेगा। क्लियर? और तीसरा बताइए, फॉरफीचर ऑफ शेयर या फॉरफिटेड शेयर है ना, TED, फॉरफिटेड शेयर कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में जाता है। कहाँ जाता है? अगर मेजर हेड पूछ रहा है तो शेयर होल्डर फंड लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। शेयर होल्डर्स
क्योंकि मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे ना शेयर कैपिटल आता है, तो आप लोग शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट किसके लिए बनता है, चलिए लिखिए। कॉमन बोल रहा है इट इज़, या कॉमन साइज स्टेटमेंट, हालांकि ये 50 वर्ड में लिखना है तो थोड़ा आप लोगों को अपने बुक से भी सपोर्ट करके लिखना है, क्योंकि इतना सारा बुक में तो यहाँ बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता है, सिर्फ आपको रफ आइडिया दे देते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट लाइन आइटम्स या इज अ स्टेटमेंट लिख सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ वन सेलेक्टेड कॉमन फिगर, एज अ परसेंटेज ऑफ वन सेलेक्टेड कॉमन फिगर, एक चुने गए संख्या से सभी संख्याओं के प्रतिशत की गणना समान आकार वाले विवरण से किया जाता है। इसका बुक से भी आप देख के कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, एक बेस पर, देखिए कॉम्परेटिव और कॉमन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में 2 साल का डेटा दिया होना चाहिए, कॉमन साइज के लिए 2 साल का डेटा कंपलसरी नहीं है, 1 साल का भी डेटा दिया रहेगा तो आप काम कर सकते हैं। कॉम्परेटिव के लिए 2 साल का रहता है तो कंपेयर करते थे, और कॉम्परेटिव में क्या है, बेस हर साल सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता है। आप अगर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो जिसके ऊपर परसेंटेज निकालते हैं उसका बेस हर साल चेंज होता है, जबकि कॉमन साइज में ऐसा नहीं। कॉमन साइज में क्या होता है, बेस सेम रहता है, और ये नाम ही इसका कॉमन साइज, यानी बेस हमेशा नीचे रहेगा, तो एक सेलेक्टेड फिगर होता है और उसी फिगर के आधार पर सबका परसेंटेज हम लोग निकालते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के अंदर या कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं, कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो। तो क्वेश्चन में 10 का आंसर हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो अबाउट फ्लो ऑफ कैश इन अ बिजनेस। किसी व्यवसाय में रोकड़ प्रवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और नंबर 2 दूसरा कैश फ्लो का क्या है, हम लोग जानना चाहते हैं कि पोजीशन क्या है ना, हम लोग जानना चाहते हैं कि पोजीशन क्या है बिजनेस का। तो टू नो अबाउट पोजीशन ऑफ कैश फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए रोकड़ की स्थिति की जानकारी के लिए। ये 2 केसेस हैं जिनके लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट जान सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, टोटल डेप्ट दिया है और करेंट लायबिलिटी दिया है, और आपको पूछ रहा है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। अच्छा 11 नंबर छूट गया। 11 में बोला है कि कितने तरह से मेंशन द टाइप्स ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रही है, 10 नंबर का आंसर है। तो कितने तरह से कॉम्परेटिव स्टेटमेंट होते हैं, तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट इसको बोलते हैं तुलनात्मक विवरण। तुलनात्मक विवरण 2 तरह के होते हैं, पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है इसको बोलते हैं कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट
तुलनात्मक आय विवरण और दूसरा आता है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा। तो दो तरह से हम लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। ये हम लोग 11 क्वेश्चन एक बार में हम लोग कंप्लीट कर लिए, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों हम लोग देख रहे हैं। इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग इसके आगे का देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, टोटल डेप्ट दिया है और करेंट लायबिलिटी दिया और कैलकुलेट करने बोला है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। अब देखिए किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला ही लिख लीजिए, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा इसका? टोटल एसेट बाय डेप्ट। अब कैसे निकलेगा, तो आप अपने पास देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, डेप्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल डेप्ट और डेप्ट में अंतर होता है, टोटल डेप्ट और डेप्ट में अंतर होता है। डेप्ट निकालने के लिए होता है टोटल डेप्ट माइनस करेंट लायबिलिटी, टोटल डेप्ट माइनस करेंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट कितना है? 4,50,000 और करेंट लायबिलिटी इसका कितना दिया है? 50,000 का करेंट लायबिलिटी है। तो मैं निकल गया डेप्ट हमारा 4 लाख। और टोटल एसेट कैसे निकलेगा? तो टोटल एसेट के लिए लिखेंगे इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट, इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट। इक्विटी देखिए आपके पास दिया है जिसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं 2 लाख, और टोटल डेप्ट हमारे पास है 4,50,000। इसी हिसाब से मेरा एसेट्स आना चाहिए 6,50,000। तो अपने पास दोनों निकल गया, तो अगर टोटल एसेट 6,50,000 और डिवाइड बाई डेप्ट हमारा 4 लाख, 4 0 से 4 0, 13 पचे 65 और 8 पचे 40, 8 गया 8, 5 7 8 56, 8 6 48, 2 20, 8 दूनी 16, 8 पचे 40। इसका रेशियो आ गया 1.625:1। ये 12 नंबर बना लिए। 13 में देखिए, 13 में क्या बोलता है, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों अलग अलग बात है। लिक्विड रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसी का दूसरा नाम है क्विक रेशियो, होता है लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। अब ढूंढिए लिक्विड एसेट कितना है और करेंट लायबिलिटी कितना है। तो ध्यान दीजिए लिक्विड एसेट कैसे निकलता है। तो लिक्विड एसेट के लिए होता है करेंट एसेट, करेंट एसेट दिया हो ना अपने पास, करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बताइए करेंट एसेट कितना है, 5,50,000 माइनस स्टॉक का नाम इन्वेंट्री है यहाँ पे 90,000 और माइनस प्रीपेड 10,000, तो 1 लाख घट जाएगा तो आएगा 4,50,000। और करेंट लायबिलिटी दिया है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बोलता है 4,50,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 करेंट लायबिलिटी भी है, तो कटेगा तो आएगा 1:1। ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को क्या बोला है कि निम्न सूचनाओं से कर आयोजन खाता बनाकर भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। कर आयोजन का बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स बना के टैक्स पेड निकालना है। प्रोविजन फॉर टैक्स बना के आपको क्या निकालना है, टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड कर रहे हैं। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ना है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को हम लोग, ये ना एसेट है ना लायबिलिटी, ये प्रोविजंस है। और प्रोविजन किसके लिए कर रहे हैं, तो लायबिलिटी के लिए कर रहे हैं, याद रखना। प्रोविजन किसके लिए कर रहे हैं, लायबिलिटी के लिए कर रहे हैं। तो प्रोविजन जब लायबिलिटी के लिए करेंगे तो वो कौन सा बैलेंस रखता है, प्रोविजन हमेशा बिजनेस में क्रेडिट बैलेंस रखता है। तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD,
कितना ओपनिंग बैलेंस है देखिए आपके पास दिया होगा 60,000, और क्लोजिंग बैलेंस को जब BD है इधर तो CD होगा इधर, टू बैलेंस CD, BD उधर हो गया ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को CD बोलते हैं जो कि 20,000 है। और वर्ष के दौरान प्रोविज़न क्या गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोविज़न इसको PL के नाम से भी लिखा जाता है, प्रोविज़न के नाम से भी लिखा जाता है। प्रोविज़न लिख दे रहे हैं और बाकी लिख देंगे PL अकाउंट। कितने का प्रोविज़न किया गया है, 80,000 का, तो टोटल करके टैक्स पेड निकालना है 1,40,000, उठाकर इधर लाएंगे 1,40,000, उसमें 20,000 घटेगा तो 1,20,000, और इधर जो आंसर आएगा वो आएगा टू बैंक, बगल में लिख देना टैक्स पेड, ये हमारा आंसर निकल जाएगा टैक्स पेड का। अब ध्यान दीजिए इसमें प्रोविज़न हमारा CD BD समझ में आ रहा है, हमेशा प्रोविज़न का क्रेडिट में बैलेंस लिखेंगे पहले BD और डेबिट में लिखेंगे CD। इसके बाद आपको देखना है कि दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, अगर प्रोविज़न दिया रहेगा तो टैक्स पेड निकलेगा और टैक्स पेड दिया रहेगा तो प्रोविज़न निकलेगा, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और एक आंसर निकलेगा। तो अगर टैक्स पेड दिया है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में आंसर आ जाएगा, और अगर इधर दिया है क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिखेंगे, आंसर डेबिट में आ जाएगा। यानी अगर आपके पास प्रोविज़न दे तो टैक्स पेड और टैक्स पेड दे तो प्रोविज़न निकलेगा। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। क्या बोलता है, किसी कंपनी के स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष में निम्न मदों को किन शीर्षक में दिखाएंगे। अंडर व्हाट हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विल बी शोन। बहुत सारे आइटम है, कहाँ पे दिखाएंगे, हेड लिखना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, दो पार्ट में बांट के, आइटम्स और हेड, आइटम्स एंड हेड्स। तो पहला आइटम का नाम है लूज टूल्स। लूज टूल्स जाता है करेंट एसेट के अंदर, करेंट एसेट्स। लूज टूल्स किसके अंदर दिखेगा, करेंट एसेट। नंबर 2 सेकेंड आइटम क्या है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी करेंट एसेट के अंदर आता है, करेंट एसेट। और तीसरा क्या है, डेटर्स भी हमारा करेंट एसेट में आएगा। हेड पूछ रहा है, सब हेड नहीं पूछ रहा है, सब हेड पूछता है तो। और गुडविल, चौथा है गुडविल। तो गुडविल होता है नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट के अंदर आता है गुडविल। ये है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि कौन किसके अंदर शामिल किया जाए। अच्छा, एक और है शेयर इन ABC कंपनी लिमिटेड। अच्छा, शेयर इन है, इशू ऑफ शेयर नहीं है, हमने शेयर कहीं इन्वेस्ट करके रखा है। तो अगर शेयर इन्वेस्ट करके रखे हैं, शेयर इन ABC लिमिटेड, तो बताइए अगर किसी कंपनी में हमने शेयर लगा रखा है तो ये भी कहाँ आएगा, नॉन करेंट एसेट्स। इसको इन्वेस्टमेंट के अंदर लेते हैं, नॉन करेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग इसको लेके जाते हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है, और कॉमन साइज बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे 16। उससे पहले 17 और 18 बता दें क्योंकि जगह यहाँ भी कम है, तो एक 17 नंबर पहले बता देते हैं, 16 के लिए स्पेशल जगह चाहिए। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। करेंट रेशियो दिया हुआ है CR इक्वल टू 2.5:1। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, 60,000, और आपको निकालना है CA इक्वल टू व्हाट एंड CL इक्वल टू व्हाट। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं क्लास में भी कैसे निकलेगा। तो याद रखना है कि जिसका वैल्यू दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लेके चलिए, इसको सॉल्व कीजिए और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लीजिए। क्या होता है, CA माइनस CL। CA हमारा 2.5 और CL कितना है 1, तो उस हिसाब से 1.5 आ गया। अब चलते हैं, जब CA है तो वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब हमारा CA 2.5 है उसमें वर्किंग कैपिटल 1.5 निकला। जब हम लोग करेंट एसेट, यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे, अपने पास करेंट, ये CR का मतलब क्या होता है, करेंट रेशियो का मतलब CA है और ये CL है। तो CA अगर हमारा 2 रुपया 50 पैसा, उसमें CL 1 रुपया है, तो उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल 1.5 हो गया। अब बोल रहा है जब वर्किंग कैपिटल 1.5 पर निकल रहा है उसमें हम करेंट एसेट कितना माने, वो 2.5। जब मेरा वर्किंग कैपिटल 60,000 है तो उस हिसाब से करेंट एसेट क्या होना चाहिए, व्हाट, और व्हाट इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस हो जाता है ना। तो कैसे निकलेगा, क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस कर दीजिए, होता है 60,000 इंटू 2.5 और बाई 1.5, पॉइंट कट गया, 15 चौके 60,
4,000 से कट गया और 25 चौके 100, 1 लाख आ गया। तो करेंट एसेट निकल गया 1 लाख। और आपको मालूम है कि जब करेंट एसेट निकल गया तो इसी फॉर्मूले से, यहाँ जो लिखा हुआ है ना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, इसी से करेंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बना दीजिए। तो करेंट लायबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, CA माइनस WC। तो करेंट एसेट 1 लाख निकला और वर्किंग कैपिटल अपना कितना है 60,000। तो करेंट लायबिलिटी का फॉर्मूला आ गया, करेंट लायबिलिटी कितना निकल गया 40,000। 40,000 वैल्यू आ गया करेंट लायबिलिटी का। कोई दिक्कत है? अब इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 में कॉम्परेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट में 1 साल का डेटा दिया रहता है और उसी के आधार पर परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पे डेटा अपने पास है 2020 का और यहाँ परसेंटेज निकलेगा और ये हो गया पार्टिकुलर्स। तो जो बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन में दिया उसको पहले लिख लीजिए, सेम छाप दीजिए। तो पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें जो फर्स्ट हम लोग हेडिंग देख रहे हैं तो साइड है ना, फर्स्ट हेडिंग होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल। ये आपके बुक में ही लिखा है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1,60,000 का। ये सब हेडिंग होता है इसलिए इसका अमाउंट मत ढूंढिएगा। दूसरा क्या है, बी में होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना 80,000। और दूसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, आपके क्वेश्चन में दिया नहीं है तो नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं दिया, ब्लैंक मार दीजिए। और तीसरा होता है करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी दिया 1,10,000। अगर ये तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 3,50,000। एक साइड का टोटल आ गया। अब एसेट साइड का टोटल निकालते हैं। एसेट साइड में पहला क्या होगा, नॉन करेंट एसेट्स। देखिए नॉन करेंट एसेट का वैल्यू दिया है 2,10,000। और सेकेंड आता है करेंट एसेट्स 1,40,000 और दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 3,50,000। ये आपके पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही बना के। अब आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है और आपको मालूम होना चाहिए कॉमन साइज़ का जो परसेंटेज निकलता है वो टोटल ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर निकलता है। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना 3.5 लाख। तो सब में क्या करेंगे 1 लाख, ये आइटम डिवाइडेड बाई ये, आइटम डिवाइडेड बाई ये इंटू 100 कर देंगे। तो सारे आइटम का निकाल दीजिए। पहला का आइटम कितना है 1,60,000 डिवाइडेड बाई कितना, इंटू क्या करना है 100। उसी तरह दूसरा आइटम का क्या है 80,000 बटा 3,50,000 इंटू क्या 100। तीसरा क्या आएगा 1,10,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000 इंटू क्या होगा 100। यहाँ कितना आएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000। नियम समझ में आया सबको? नियम ये कहता है कि आइटम का ये ना डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो 2,10,000 बताइए, इसका आएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000 इंटू क्या करेंगे 100। परसेंटेज निकल जाएगा सब में आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 18 थ्योरी क्या है, उससे पहले हम लोग कैश फ्लो वाला देख ले। अच्छा चलिए यहाँ पे बन जाएगा 18। क्वेश्चन में 18 में बोल रहा है कि बिक्री की गई माल की लागत दी हुई है 18। 17 हम लोग देख चुके हैं। 18 में बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 4 लाख। लिख दीजिए इसको, बहुत शॉर्ट में बोलते हैं COGS। COGS कितना है 4 लाख है। उसके बाद STR है 5 टाइम्स। STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 5 टाइम्स है। उसके नीचे क्या है ओपनिंग स्टॉक। ध्यान दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 गुना है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 गुना है। तो 1.5 गुना वाला बाद में हम लोग करेंगे, पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन अलग टाइप से दिया हुआ है। तो पहले हम लोग सबसे पहले निकालते हैं STR से। तो बताइए STR का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो STR बराबर क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक होता है।
STR दिया है 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख, अब बटा एवरेज स्टॉक को AS ही रहने देते हैं। अब देखो क्रॉस करेंगे ना तो क्या आएगा, 5 AS होता है बराबर 4 लाख, तो 100 AS बराबर क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक बराबर 4 लाख अब बटा 5, मतलब एवरेज स्टॉक कितना निकल गया, 80,000। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर रुपया में रहता ना कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा है, 15,000 रुपया में रहता, यही काम चल जाता, लेकिन रुपया में नहीं, तो इसको और आगे बढ़ाइए। अब AS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 और बराबर 80,000। इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाएं तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए, ये इधर चला गया इधर, तो 1,60,000 हो जाएगा। इसका मतलब है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को वैल्यू मिलाएंगे तो 1,60,000 आएगा। तो दोनों का तो पता चल गया, अब अपने को एक करके चाहिए, तो पढ़िए ठीक से। बोलते ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 गुना है। इसका मतलब है इसका रेशियो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 गुना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को 1 मानेंगे तो ये कितना आएगा, अगर इसका 1.5 गुना है तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, हाँ या नहीं। अब इसको रेशियो कैसे बनाएंगे 1.5 को, टेंशन नहीं लेना है, ये 1.5 है ना, पैसे में बदल सकते हैं, ये कितना आएगा, पैसे में बदल सकते हैं। वैसे तो आप इस तरह भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इस तरह भी बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है ना, और नहीं तो पैसे में बदल दो। अगर चलो ठीक है डायरेक्ट बांट दो। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना आता है, तो 1,60,000 इंटू, आपको बताए थे कि रेशियो में दोनों को टोटल करते हैं पहले, तो 1.5 और 1 कितना हो गया 2.5, तो 2.5 है ना, इसको 1.5 मिल रहा है, तो कैसे लिखेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, हाँ या नहीं। और दूसरे का क्या निकलेगा 1/2.5 होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या आ जाएगा 1,60,000 1/2.5, तो 2.5 से काटो, कट जाएगा। अच्छा पॉइंट हटेगा, इसमें तो पॉइंट कटेगा ही ना, पॉइंट हटेगा, 1 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट ये तो दोनों कट जाएगा ना, कुछ नहीं बढ़ेगा। अब 25 से काटिए, 25 छक 150, 10 25 चौके 100, यही ना होगा, तो 150, 10 बचेगा, 25 चौके 100, 6,400। इसका मतलब है कि इसका कितना आएगा 64,000 आएगा, और इसका कितना आएगा 6,400, और को 15 करो, 0 0 96 मेरे ख्याल से, 15 चौके 60, 6 15 छक 90, 6 96,000 पहुँचेगा। ये तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का, 1.5 गुना ज़्यादा हो या 2 गुना ज़्यादा हो, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 19 नंबर क्वेश्चन में निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग कैसे कैश फ्लो निकालेंगे, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ढूंढना जाता है। देखिए ऊपर में लिखा है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ऊपर डेट ध्यान दीजिएगा, डेट 19 और 20 है, सही है ना। 30,000 से 35,000 हो रहा है, तो लिखिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 30,000 से 35, तो यहाँ 35 में ना 30 घटाएंगे, तो कितना नेट प्रॉफिट आ गया 5,000। अब इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट जोड़ते हैं। देखिए एडजस्टमेंट में रिजर्व है, रिजर्व जोड़िए, प्लस ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। देखिए कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, रिजर्व बढ़ रहा होगा 5,000, तो ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ होगा, गुडविल घट रहा है ना, याद रखना कि अगर गुडविल बढ़ गया बाबू तो यहाँ नहीं जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। गुडविल घटेगा तो ही यहाँ लिखेंगे, गुडविल बढ़ने पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ घट रहा है कितना 10,000। इसके बाद ऊपर दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और ट्रेड रिसीवेबल, जो कि करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी होता है। नीचे पढ़िए 20,000 के लागत का प्लांट जिसका पुस्तक मूल्य 14,000 था, लागत था 20,000, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन घट के कितना बचा था 14,000 बचा हुआ था, उसको 18,000 में बेच दिया। अब बताओ 14,000 का मशीन अगर 18,000 में बेच दे रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट को मालूम है ना, लेस करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर आप सही से फॉर्मेट देखेंगे तो प्रॉफिट को लेस करते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है 4,000 का, प्रॉफिट को क्या करेंगे लेस। और नीचे देखिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिया है कि डेप्रिसिएशन कितना है, तो डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 5,000।
नीचे भी एडजस्टमेंट दिया, वहाँ से छांट के निकाल दिए। टोटल कितना आ गया 10 25,000 और 25,000 में 4,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा। ये क्या निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब एक करके देखिए, एक ही लायबिलिटी और एक ही एसेट अपने पास है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी देखो 5,000 से 3,000 घट रहा है ना, लायबिलिटी घटेगा तो लेस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट रहा है और लायबिलिटी घटता है तो लेस करते हैं। कितना घट रहा है तो 2,000 माइनस में कर देते हैं। और नीचे एक ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, करंट एसेट 40 से 35 हो रहा है, घट रहा है ना, और करंट एसेट घटता है तो ऐड करते हैं, मालूम होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल कितना घट रहा है तो बताइए, 5,000 इसमें ऐड करेंगे तो 26,000 और 26,000 में 2,000 लेस कर देंगे तो होगा 24। ये प्लस में आ रहा है इसलिए लिखेंगे कैश इन फ्लो। क्या लिखेंगे, कैश इन फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारा क्वेश्चन सेट 4 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट 5 देखेंगे।